हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 27 मार्च को होने वाले गणित के पेपर में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सूत्र, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है उनके बारे में। और ये आपसे सीधे सीधे भी पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज फॉर्म में या रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स में। क्वेश्चन में तो आपको फॉर्मूले लगाने ही लगाने हैं। तो अपनी बुक के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है उन सभी के बारे में बात करेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने पहली प्रश्नावली जो है वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना, रियल नंबर्स। इसमें अपने एक ही सूत्र आपको याद रखना है, क्या? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मस इंटू लस, यानी मसअप इंटू लसअप। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है और यहाँ से क्वेश्चन एक बनना तय है। ठीक है ना, आपको सभी चैप्टर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मिल जाएंगे। जितने भी रिक्त स्थान है, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगला है अपना, इसमें एक ही रखना याद अपने को। ठीक है ना, पहले चैप्टर में एक ही सूत्र याद रखना है। ठीक है, दूसरा देखते हैं अपने बहुपद पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसमें क्या, पहला तो ध्यान रखिए, आपसे पूछ सकते हैं द्विघात बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों में संबंध क्या होता है। सीधा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, मतलब रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सीधा सा, अगर शून्यांकों का योग होता है, सम ऑफ जीरोस होता है, तो उसे हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, जिसमें ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कॉफिशिएंट होता है, जो एक्स के आगे होता है वो बी होता है, और जो कांस्टेंट टर्म यानी नियत नंबर होता है, फिक्स नंबर होता है, वो होता है सी अपने। ठीक है ना, तो पहला ये हो गया शून्यांकों का योग, और दूसरा होता है शून्यांकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या होता है? इसमें अचर पद ऊपर लिखते हैं और एक्स स्क्वायर का गुणांक नीचे, मतलब सेम। आपको बस ये चीज़ और ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। ठीक है ना, सी बटे ए। ठीक है ना, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं सीधे सीधे। ठीक है ना, फिर अगला देखते हैं इसमें कौन सा है, बहुपद ज्ञात करना। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना। जब भी हमको बोले कि फाइंड पॉलिनोमियल, जिसमें आपको सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा दे देगा, कुछ भी दे देगा, 3 दे देगा, जो भी देंगे। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा भी दे देंगे, -2 वगैरह, ऐसा कुछ भी दे देंगे, तो सिर्फ आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और बाहर लिखना एक्स, फिर लिखना प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात। तो डिग्री कैसे निकालते हैं? जो उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट घात होती है, अधिकतम घात, उसी को हम बोलते हैं घात, बहुपद की घात। जैसे ये देख रहे हैं सामने इक्वेशन है, इसमें x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। ऑप्शन में आपको हो सकता है 2 मिले, 3 मिले, 1 0। ठीक है ना, ऐसा। तो हाईएस्ट x की उच्चतम घात कितनी, हाईएस्ट पावर कितनी है? तो 3 है, तो आंसर हो गया 3। ठीक है ना, 3। ठीक है, अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट तीसरी प्रश्नावली आती है, जिसके अंदर भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। कौन से? देखिए, जो अपने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जिसमें ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इक्वेशन है। ठीक है ना, समीकरण है, जिसमें आपको दो समीकरण को हमेशा कंपेयर करवाना यानी तुलना करनी है। ठीक है, होगा कैसे? जैसे देखिए, a1x b1y c1, ये पहला समीकरण। दूसरा a2x b2 प्लस b2y प्लस c2। जब ये ऐसे दे रखे होंगे आपको, तो इनको आपको कंपेयर करना, तुलना करनी इसमें। ठीक है ना, अब होगा कैसे देखो, अगर मान लीजिए अपने यहाँ से देखो, x के आगे होगा वो a1, ठीक है ना, और y के आगे होगा वो b1, ठीक है, और तीसरा जो नंबर होगा c1 होगा। ठीक है ना, ये पहला समीकरण। जो दूसरी इक्वेशन होगी उसमें x के आगे वाला a2, फिर y के आगे वाला b2, और c2 कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर मान लीजिए अपना a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, मतलब a1 a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टे b2 के, तो उसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। याद कैसे रखेंगे? देखिए, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब लाइनें जो है ना ऐसे जाती हुई एक बार कट कर जाएगी, इस पॉइंट पे कट किया। अब जहां इन्होंने एक बार कट किया ना, वो लाइन आगे कभी मिल नहीं सकती, इसको कितना भी हम आगे बढ़ा दें इन लाइन को।
ठीक है ना, क्योंकि लाइन सीधी होती है तो मुड़ेगी तो नहीं, इसलिए कभी कट नहीं सकती। इसका मतलब हुआ जब ये कंडीशन होती है तो लाइन प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, जैसा कि यहाँ पे किया। ठीक है, और जिस पॉइंट पे कटी है वो अपना आंसर आता है, मतलब एक हल आता है, इसमें एक सोल्यूशन आता है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन आता है, इसे कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। ठीक है ना, अद्वितीय हल। ठीक है, और जिनका आंसर आता है उन्हें हम कहते हैं हमेशा कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनका सोल्यूशन आ जाए, उत्तर आ जाए, चाहे एक हल आए चाहे अनेक हल आए, मतलब यूनिक सॉल्यूशन आए चाहे मैनी सॉल्यूशन आए, वो हमेशा कंसिस्टेंट यानी संगत होते हैं। क्या होते हैं? संगत। जिनका उत्तर आएंगे वो क्या होंगे? संगत। ठीक है ना, साथ साथ में आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली बात सुन, क्या है कि अगर मान लीजिए आपने जो दो समीकरण दे रखे हैं जिसमें A1/A2 B1/B2 के तो बराबर हैं, लेकिन बराबर नहीं है किसके? C1/C2। मान लीजिए 1/2 1/2 और इधर आ गया है -1/2, तो ये बराबर नहीं हुआ। ठीक है ना, ये जब बराबर नहीं हुआ तो ये वाली कंडीशन, इसमें क्या होता है? समांतर रेखाएं होती है, मतलब ऐसे लाइनें चलती है। अब ऐसे लाइन कितनी इधर बढ़ाओ चाहे उधर बढ़ाओ, किधर बढ़ाओ, आपस में कभी कट नहीं सकती। तो पैरेलल लाइंस होती हैं, कोई हल नहीं, नो सोल्यूशन। जब लाइनें ऐसे समांतर है तो ये कभी कट ही नहीं सकती, और जब तक लाइन नहीं कट सकती तब तक आंसर नहीं आ सकता। और जिसको आंसर नहीं आता है उसे हम कहते हैं असंगत यानी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगला देखते हैं। जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि इंग्लिश मीडियम में उनको कंटेंट चाहिए। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने। अगर मान लीजिए तीनों ही बराबर हैं, ठीक है ना, अगर तीनों ही बराबर है तो लाइन होगी संपाती यानी को इंसिडेंट लाइन्स होगी। अनेक हल आएंगे, अनगिनत हल आएंगे, मैनी सोल्यूशन आएंगे, और जिनका हल आएगा, उत्तर होगा, वो हमेशा कंसिस्टेंट यानी संगत होते हैं। तो आपने कहा ये कैसे होगा कि लाइन ऐसे होगी और दूसरी लाइन भी जस्ट इसके ऊपर होगी। ठीक है, क्या होगी? लाइन के ऊपर लाइन होगी ऐसे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी आंसर है, हर पॉइंट पे आंसर है, मतलब इनके इनफिनिट मैनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने चैप्टर नंबर चौथा आता है यहाँ पे द्विघात समीकरण, जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो सीधा ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका मानक यानी स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखिए। तो ये होता है अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जिसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? घात 2 होती है, x की घात। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विघात यानी क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक बोलते हैं क्योंकि पावर इसकी कितनी होती है? 2। ठीक है, फिर अपने एक फॉर्मूला आता है द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है ना, ये तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है ना, इसमें ये भी दे सकते हैं ax + by + c, तो यहाँ कन्फ्यूजन रहता है। तो देखें क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 होगी, ये लीनियर है। ठीक है ना, जिसमें पावर 1 है सबकी। ठीक है, अब देखिए द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस और अंडर रूट में आपको ले रखा, अंडर रूट में b² - 4ac/2a। ठीक है ना, तो याद रख लीजिएगा b प्लस माइनस रूट में लिखना b² - 4ac। ठीक है ना, और बट्टे में है 2a। ठीक है ना, अब a b c कैसे आता है आप जानते हैं, कैसे कि x² के आगे होता है वो a होता है, जो x के आगे होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म यानी नियत नंबर होता है जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, जिसका मान फिक्स रहता है, वो होता है c। ठीक है, अगला देखते हैं अपने सूत्र। फिर हमसे मूलों की प्रकृति, यहाँ से तो क्वेश्चन तय है बनना। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये जो फॉर्मूला शीट है कम से कम आपके 15 से 20 नंबर एकदम एग्जैक्ट फिक्स कर देती है, और क्वेश्चन जो है वो तो इनसे ही अटेम्प्ट होंगे। ठीक है ना, कहने का मतलब पूरी मैथ है वो इस पे बेस है। ठीक है ना, अपनी जो गणित की किताब है पूरी इस एक सीट पे बेस्ड है, जो आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। ठीक है ना, देखिए मूलों की प्रकृति या नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है कि d = b² - 4ac। d मतलब होता है विविक्तिकर। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तिकर। ठीक है, वो होता है b² - 4ac। ठीक है, अब b² - 4ac हमने इस फॉर्मूले में अभी वैल्यू देखी है यहाँ पर। ठीक है ना, जब हम सॉल्व करेंगे तो इस पूरे की जगह हम सिर्फ d भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमने इसके वैल्यू यानी उत्तर निकाल लिया हो तो। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है कि अगर मान लीजिए हमने इसका उत्तर निकाला b² - 4ac रखा, और उसका उत्तर अगर 0 से बड़ा आ गया, क्या है यहाँ पे? 0 से बड़ा है, कहने का मतलब इधर 0 है और इधर जो उत्तर आया 1 आ गया, 2 आ गया, 10 आ गया। ठीक है, या 10/11 आ गया, मतलब 0 से बड़ा आ गया। अगर 0 से बड़ा आ गया तो क्या होगा हमेशा? ठीक है ना, ये 10/11 तो हो जाएगा अपने 0 से छोटा। ठीक है, 100 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लीजिए 0 से बड़ा नंबर आ गया तो मूल हमेशा वास्तविक होंगे, भिन्न होंगे, यानी टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, मतलब दोनों भिन्न भिन्न होंगे मूल।
क्योंकि आप जानते हो कि पावर अगर x के ऊपर 2 है तो इसके 2 मूल आएंगे, 2 रूट आएंगे, ठीक है ना। और अगर पावर 3 होती है तो 3 आंसर आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 होंगे, दोनों ही अलग होंगे और रियल होंगे, क्योंकि 0 से ऊपर वैल्यू हमेशा रियल यानी वास्तविक होती है। तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। अगर मान लीजिए इसको हमने सॉल्व किया और 0 ही आंसर आ गया, मतलब इधर भी 0, इनका उत्तर 0 आया और सामने 0, मतलब 0 बराबर 0 हो गया, तो मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। मतलब x के जो 2 वैल्यू आएगी दोनों ही 2 2 या 2/3 ऐसे आ सकती है, ठीक है ना। दोनों ही सेम सेम आएंगे, ठीक है। अच्छा अगला देखिए, b² - 4ac, अगर इसकी वैल्यू अपने 0 से छोटी आ जाए, मतलब यहाँ पे 0 का मान बड़ा हो गया है और ये छोटा आ गया, 1/2 आ गया, मान लीजिए आधा, ठीक है ना। आधा तो फिर भी 0 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे अगर हमने माइनस लगा दिया, ठीक है, अगर हमने माइनस लगा दिया तो ये 0 से नीचे चला गया नंबर। तो जो भी नीचे होते हैं 0 से, वो मूल हमेशा होते हैं मूल वास्तविक नहीं होते हैं, यानी काल्पनिक, नो रियल रूट्स, वो रियल रूट नहीं होते हैं। और इसमें 2 इक्वल रूट्स आते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छे ढंग से आपको तैयार रखनी है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं अपने 5वीं प्रश्नावली, समांतर श्रेणी, ठीक है ना। बहुत ही शानदार चैप्टर है और बहुत ही ईजी चैप्टर है, ठीक है ना। पहले इनके जो इधर सारी टर्मिनोलॉजी है वो लिख रखी है ना। तो देखते हैं एक बार पहले इसको, ठीक है, कि पदों का योग, सम ऑफ टर्म्स, मतलब जब भी आपको ये बोल रहे हैं कि सम ऑफ टर्म्स निकाल तो SN ले लो। प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म वो होता है A, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस होता है D, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या उसे हम n से दिखाते हैं, ठीक है। nवां पद यानी an होता है nth टर्म, ठीक है। और अगर लास्ट टर्म बोले तो जो nवां पद और लास्ट टर्म होता है वो होता है अपने l, ठीक है। अब देखिए अपने इसके फॉर्मूले अब इजीली हो जाएंगे। मान लीजिए आपको बोले कि nवां पद निकालो, मतलब 10वां निकालो, 15वां निकालो, 12वां निकालो, 50वां निकालो, ठीक है, कोई भी पद बोल दे निकालने को, तो हमें ये सूत्र याद रखना है, क्या, an बराबर a+n-1 इंटू डी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में प्रथम n पदों का योग, अब देखिए n पदों का योग, तो हमने कहा n तो होता है Sn, ठीक है ना। n पदों का योग बोले तो Sn वाला सूत्र लगेगा, जो क्या होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस, और फिर यहाँ लगाएंगे n-1 इंटू डी, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से तैयार रखना, ठीक है। n/2 ब्रैकेट बनाया 2a प्लस n-1 और d, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। अच्छा इसको मान लीजिए हमने शॉर्ट में कर दिया, कैसे, ये इतना जो सूत्र होता है ना अपने, इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं अपने, ये ऊपर वाला, ये और ये तो सेम है, ठीक है ना। अगर ये सेम है तो हमने कहा यहाँ पे 2 बार a था ना, एक बार a लिख दिया, और इस पूरे को हम l भी कहते हैं, क्या कहते हैं, l, ठीक है ना। तो ये सूत्र भी हम लिख सकते हैं इसकी जगह। मान लीजिए अपने को अंतिम पद दे रखा है ना, तो हम ये वाला सूत्र लगा सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें Sn n/2 a प्लस l, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। हालांकि ये ध्यान नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन कभी कभी जब आपको दे रखा होता है तो लंबा करना पड़ जाता है, लेकिन ये शॉर्ट में हो जाएगा, ठीक है, अगर हमको अंतिम पद दे रखा हो तब, ठीक है ना, लास्ट टर्म दे रखी हो तब। फिर देखिए nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, क्या अंत से nवां पद निकालना है, ये बहुत ही यूजफुल है। कभी कभी आप है ना AP को उल्टा करते हैं, AP को उल्टा करके फिर उसमें से आप जो भी अपने D निकालते हैं, A1 A2 निकालते हैं, ठीक है। उससे अच्छा क्या है, आप सिर्फ ये सूत्र याद रखो, ठीक है ना। इस सूत्र में क्या याद रखना कि AN बराबर L माइनस n-1 इंटू डी, क्या AN लिखा आपने, फिर L माइनस लगाओ यहाँ पे, और n-1 इंटू डी, चेंज कितना किया, यहाँ पे a होता था, यहाँ पे प्लस होता था, इतना सा चेंज किया। और अंतिम से कोई भी पद पूछे, जैसे अंत से 12वां पद बताओ, अंतिम से 11th टर्म बताओ, ठीक है, मतलब लास्ट से 11th नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, 50वें पे कौन सी टर्म आएगी, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके कुछ एग्जांपल अपन सारे क्वेश्चन अटेंड करेंगे इस पे बेस पे, जितने भी बनते हैं वो सारे, लेकिन एक बार भले आप इसका ट्राई कर लीजिएगा, शानदार, मतलब एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला आता है अपने त्रिभुज, ट्राइंगल, ठीक है ना। इसके कुछ पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे ही बनता है, ठीक है ना। तो देखिए समरूप त्रिभुज, समरूप मतलब सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर का मतलब सेम सेम, तो होता है क्या, उनके संगत कोण बराबर हो,
ठीक है ना, उनके क्या हो, संगत कोण, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरी बात, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात या समानुपाती हो, मतलब देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर विद इन द सेम रेशियो या प्रपोर्शन, ठीक है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये इसके गुण हो गए, ठीक है ना, ये याद रखना, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। जैसे अपने पास दो ट्राइंगल है, ठीक है, तो पहली चीज क्या बोली कि ये दोनों है ना, इनके एंगल है ना वो आपस में क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। जैसे ये बी है, इस क्यू के बराबर है, ठीक है ना, बी और क्यू बराबर है। ए है वो पी के बराबर है, ए पी के बराबर है, ठीक है। और सी है वो इस आर के बराबर है, तो सी आर के बराबर है। इसका मतलब ये सिमिलर होगा, यानी समरूप होगा, रूप समान होगा, ठीक है ना। रूप समान सर्वांग सम नहीं बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, सिमिलर यानी समरूप, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या बोली, ये समरूपता का निशान है ना। अच्छा, दूसरी क्या बोली, इनकी भुजाओं का अनुपात, कौन सी, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाएं ये, ठीक है ना, इन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। जैसे देखो ए बी पी क्यू, ये देखो ए बी अपॉन में पी क्यू, ठीक है, इनका रेशियो इज इक्वल टू बराबर बी सी क्यू आर, बी सी क्यू आर, ठीक है, और ए सी पी आर, ए सी पी आर, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसमें पूछते हैं हमसे सीधा सा कि त्रिभुज की समरूपता की कसौटी क्या है। कसौटी कहने का मतलब कि क्राइटेरिया क्या है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का। तो देखिए एस मतलब साइड यानी भुजा, ए मतलब एंगल यानी कोण, ठीक है। तो देखिए ए ए ए हो सकता है, दो बार एंगल एंगल हो सकता है, तीनों बार साइड 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 हो सकता है, एस ए एस यानी साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा ये भी हो सकता है, भुजा 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 ये भी हो सकता है, और कोण कोण और कोण 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 ये भी हो सकता है। इनके अलावा अगर अपने को कोई भी क्राइटेरिया दे दे तो वो नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अपने चैप्टर है नेक्स्ट, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सीधे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और फॉर्मूला पूछा ही जाता है। अब देखिए जो हमको ये कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं इनमें हमेशा पहले नंबर पे आता है एक्स, दूसरे पे होता है वाई। जैसे ये अपने को कोऑर्डिनेट है 3 और 2, ठीक है ना, जैसे हमने लिखा 3 2 और 3, ठीक है, -4 और 2 ये लिखा। तो इसमें देखिएगा ये x है ये y है, ये x है ये y है। हमेशा ध्यान रखना कभी भी x1 x2 ऐसे नहीं, पहला x होगा दूसरा y होगा, ये दूसरा ये अपने x1 या उधर x1 ले लिए तो x2 हो गया, ये y2 हो गया, मतलब एक x होगा दूसरा y होगा। जो x होता है उसे हम कहते हैं भुज यानी एब्सिस का, ठीक है ना, और दूसरा जो y होता है उसे हम कहते हैं कोटि यानी ऑर्डिनेट। तो एप्सिका और ऑर्डिनेट का ध्यान रखना है, ठीक है। ऑर्डिनेट यानी कोटि क्या होगा y, भुज यानी होगा x, ठीक है ना, एप्सिका, ठीक है। अब मूल बिंदु के निर्देशांक देखिए, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, ये जो ग्राफ होता है इसके अंदर यहाँ वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट। ये क्या होता है 0 0, हमेशा क्या होता है 0 0, ठीक है। सीधा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, अब आपको दो बिंदुओं के मध्य की दूरी पूछी है, सिंपल सा सूत्र है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि x2 और x1 ऐसे जगह चेंज करनी चाहिए, होनी चाहिए, किताब में ऐसे दे रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है ना। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, गलत होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। आप ऐसे लिखिए, चाहे आप वापस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि x2 माइनस x1, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। अब ये भी लिखा जा सकता था लेकिन समझाने के लिए यहाँ पे ऐसा लिख दिया ताकि बाकी वो दूसरे वाला आपको पता है। तो कोई अगर बच्चा यहाँ पे x2 पहले और x1 बाद में लिखे तो भी कोई गलती नहीं है, और x1 पहले माइनस x2 करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान ये रखना कि इनके ऊपर रूट लगाना है, इनका स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर करना है, ठीक है ना। और एक्स वाई नहीं लेना, एक कॉलम में इधर दोनों ही एक्स होंगे इधर दोनों ही वाई होंगे, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये दो बिंदु के बीच में जब हमें निकालना होता है डिस्टेंस यानी दूरी, कब, जब दो पॉइंट के बीच में आपको ग्राफ में बोल दे ये ग्राफ एक ये पॉइंट दूरी बताओ बीच की, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और हमें बोल दे ये ओरिजिन मूल बिंदु, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो 0 0, ठीक है। अब कोई पूछ ले कि अपने ये है अपने मूल बिंदु ओरिजिन और यहाँ पे है कोई पॉइंट, इनके बीच का डिस्टेंस बताऊं, तो देखिए जो अपना ओरिजिन है उधर तो 0 0 है, इसका मतलब अपने एक जो है अपने x1 और y1 दोनों 0 हो गया, मतलब इधर भी एक 0 और y1 भी 0, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मान लीजिए 2 और 3 था, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3, तो इसका फॉर्मूला क्या बना,
ये तो माइनस होके सेम आना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। क्या हुआ, अगर मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट से कोई पॉइंट बताना हमको ओरिजिन से, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल सा फॉर्मूला। मान लीजिए अपने को ओरिजिन बोला और बोला कि 2 और 3 एक पॉइंट है, ये ओरिजिन से कितना दूर है, तो ये एक्स होता है ये वाई होता है, तो यहाँ पे अपने को करना है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो गया 4 प्लस 9, कितना हो गया अपने √13, बस यूनिट पीछे लिख देंगे, ठीक है ना, √13 यूनिट, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको मूल बिंदु निकालना है, ठीक है ना। अगला है विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या होता है, जब एक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं वो ऐसे लिखते हैं और वाई वाले हमने यहाँ लिख रखे हैं साथ में, ठीक है ना। अब निकालते कैसे, देखिए याद रखने का तरीका है बड़ा इजी, क्या कि जब भी आपको एक्स निकालना है तो इसमें क्या होता है m1 m2 अपॉन m1 m2, दोनों में नीचे भी प्लस ऊपर भी प्लस। जब हम x निकाल रहे हैं तो इधर x2 और इधर लिख दो x1, बस यही सिंपल करना है आपको। लेकिन जब इसमें y हो तो वो सेम तरीका अपनाएंगे, क्या कि अपने y निकालना, तो इधर m1 m2 प्लस रहेगा दोनों के बीच में m1 प्लस m2, यहाँ लिख दो y2 और यहाँ पे लिख दो y1, बस पहले यहाँ पे 2 आएगा फिर 1 आएगा, चाहे x हो चाहे y हो, और ऊपर नीचे ये सेम लिखना। अब कभी कभी हम क्या लेते हैं, यहाँ k/1 लेते हैं, ठीक है ना, या λ/1 लेते हैं, ठीक है ना, मतलब m1 और m2 के बजाय हम ये चीज़ लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप कुछ भी ले सकते हैं, आंसर हमेशा आपका एग्जैक्ट आएगा, ठीक है, अगर आपने प्रोसेस सही फॉलो किया है तो, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु मतलब कोई पॉइंट है, इनके बीचों बीच वाला पॉइंट है, इन दोनों से ये मध्य बिंदु है, इस पॉइंट के बीचों बीच है, मिड पॉइंट है, ठीक है ना, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है ना। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना वो क्या होते हैं कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, इसमें 1 2 किधर भी लिखो चल सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐड हो रहा है, जोड़ने में क्या है आगे पीछे लिख सकते हो, माइनस करने में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। स्क्वायर हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे x निकालना तो x1 प्लस x2 बट्टे 2, और y निकालना तो y2 प्लस y1 या y1 प्लस y2 बट्टे 2, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एक बड़ा बनेगा क्वेश्चन, ठीक है ना, अपने इस चैप्टर से, और जो अपने मीन मोड मीडियन इन माध्य माध्य का बहुलक, उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये तो तय है आना, ठीक है ना। तो इनको बड़े बेहतरीन ढंग से करना आपको तैयार, ठीक है, इससे तो छोटे बड़े हर प्रकार के क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है ना। तो देखिए त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, लाल मतलब इंग्लिश मीडियम के तो ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि साइन कॉस टेन आपको यहाँ लिखना है ऐसे, साइन कॉस टेन P/H B/H और P/B, ठीक है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। साइन कॉस टेन सीक्वेंस भी ध्यान रखना है कि साइन कॉस टेन अगर आप ऊपर वाला याद रख लेते हैं तो नीचे वाला जस्ट उसका अपोजिट होता है, इसलिए चलेगा, ठीक है। टेन है, टेन के नीचे कॉट है, कॉस है उसके नीचे सेक है, साइन है उसके नीचे कॉसेक है, ठीक है। और हिंदी मीडियम के बच्चे लाल बट्टे कक्का, ठीक है ना, LALKKA, ठीक है ना, वही तरीका साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन भी आ सकता है और वैल्यू वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखिए साइन होता है 1/कॉसेक, ठीक है, और इसकी जो टेबल है वो आपको जल्दी एक अलग वीडियो मिल जाएगा, उसके अंदर आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ, अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक वीडियो मिलेगा उसमें आपको क्लियर कर देंगे एकदम कि टेबल कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है ना। तो साइन थीटा क्या होता है 1/कॉसेक, और कॉसेक क्या होता है 1/साइन, मतलब आपने अगर एक ये याद रख लिया है तो इसको एक बार इधर भेज दिया इधर भेज दिया, ये बन गया, ठीक है ना। अगर कॉस क्या होता है 1/सेक, ठीक है ना, जहाँ कॉस आएगा 1/सेक, ये अपने जो चैप्टर है 8.3 और पुरानी बुक है तो 8.4, उसके अंदर अपने जो लास्ट वाले 10 क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल इन्हीं सब फॉर्मूलाज पे बेस है, ठीक है ना। ये अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो वो क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो आप, ठीक है ना। अब देखिए तो सेक क्या होगा 1/कॉस, 1/कॉस, ठीक है। टेन होता है 1/टेन, 1/कॉट, और कॉट होता है 1/टेन, ठीक है। और ये तो बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इस एक से हमने दो और फॉर्मूले बना दिए हैं, ठीक है।
इस एक से अपने दो और यहाँ पे बना दिए और इस एक से भी यहाँ पे दो बन गए। मतलब आपको ऊपर वाले ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी इनको इधर उधर करके बनाना है। ठीक है, तो जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या होता है, आपके एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि साइन और दे दिया है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री, और फिर बोला है प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकालो, साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 30। अब बच्चे इसमें वैल्यू रखते हैं कि साइन 30 1/2 कॉस ऐसे करके वैल्यू रखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। नहीं, जब आपको यहाँ पे स्क्वायर दे दिया और थीटा की वैल्यू दोनों में सेम है तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फॉर्मूले बहुत हेल्प करेंगे आपके, ठीक है। अब हमने साइन स्क्वायर इधर रखा, कॉस को उधर भेज दिया तो एक ये फॉर्मूला बन गया, और कॉस को इधर रखा और साइन को उधर भेज दिया तो एक ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। आगे दोनों के माइनस लग जाता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बराबर 1। अब सेक को इधर रखा तो टेन जब उधर गया तो ये बन गया प्लस का, और हमने टेन को मान लीजिए उधर भेज दिया तो देखो टेन को भले उधर लिखो और इधर लिखो एक ही बात है, तो ये प्लस का हो गया, और जब ये सेक है वो उधर गया तो अपने सॉरी 1 को इधर ले आए तो हो गया माइनस का, ठीक है ना। अगला भी बिल्कुल इसी पे बेस है, क्या है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है, एक होता है। तो इसको यहाँ रखा, कॉट को उधर भेजा तो हो गया अपने प्लस का, और हमने कॉट को क्या उधर ही रख दिया और इस 1 को भेज दिया इधर इसके पास तो ये हो गया माइनस का, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले ध्यान रखना है। अगर हमसे हल्का सा क्वेश्चन पूछ ले कि साइन का पूरा नाम साइन होता है, एन ई होता है पूरा लास्ट में, कॉस का कोसाइन होता है, टेन का टेंजेंट होता है, ठीक है, और कॉट का कोटेंजेंट होता है, कोसेक का कोसिकेंट होता है, और सेक का सेकेंट होता है, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना। अगला आते हैं अपने त्रिकोणमिति के अनुपात। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है ना। आपको सिर्फ कौन कौन सा होता है और कैसा बनता है ये ध्यान रखना है। और एक बड़ा ही सिंपल तरीका है वो भी याद रखने का कि मान लीजिए अपने को कोई एंगल कोण सी पे 90 डिग्री दे रखा, ये अपने कहाँ लागू होगी, जहाँ हमेशा 90 डिग्री कोण बनेगा उधर अपने ये प्रश्नावली पूरी उसी पे बेस्ड है, राइट एंगल पे, है ना। समकोण त्रिभुज इसमें हमेशा बनेगा, ठीक है। तो उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये जो नीचे वाला होता है ना एलिवेशन जो ऊपर की ओर बनेगा एंगल, मतलब नीचे जो एंगल बनेगा वो हमेशा होगा उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। दूसरा होता है बच्चे अपने अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होता है, जो ऊपर एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए कभी कभी कंफ्यूजन होगा, आप ये पहचान नहीं पाओ कि ऊपर वाला एंगल नीचे वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें हमेशा एंगल क्या होता है, आपको अगर यहाँ पे हमने ये बनाया यहाँ वाला तो ये क्योंकि ये अपने ट्रांसवर्जल लाइन है, तिर्यक छेदी रेखा है, और ये दोनों रेखाएं क्या है अपने समांतर है, तो ये हमेशा यहाँ वाला एंगल और ये हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थीटा जो इधर बना है वो सी पे इधर ही बने उतना ही बनेगा थीटा, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना, मान लीजिए अपने यहाँ अपने को 45 दे रखा है एंगल, कितना 45, समझिएगा इधर कि अपने को ऐसा एक दे रखा है और यहाँ पे कौन 90 होता ही है, यहाँ पे 45 दे दिया, कोई भी 45 अगर यहाँ पे आ गया तो वो हमेशा tan की वैल्यू होगी, पहली बात। दूसरी बात अपने को इन दोनों में से कोई भी साइड पूछे ये दोनों बराबर होगी, कारण क्या है, ये 90 हुआ, ठीक है, और ये 45 हुआ, तो ये भी कितना हुआ अपना ये कोण, ये भी 45 डिग्री होगा। अब देखिए जब दोनों कोण समान हो तो ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मान लीजिए ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगी, ठीक है। और हमको बोलते हैं कोई खंबा है जो जिसकी जितनी ऊंचाई उतनी छाया है, तो कोण कितना होगा, हमने कहा अच्छा ये और ये बराबर है तो कोण हमेशा 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ये फिक्स चीज़ है, ध्यान रख लेना, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये एकदम और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने सर्कल। इसमें कुछ आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे टेंजेंट क्या होती हैं, जो सर्कल को टच करते हुए चली जाए, और कितने पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक है ना। स्पर्श रेखा वृत्त के बाहरी बिंदु पर वृत्त पर एक बिंदु पर टच करते हैं, सिर्फ कितने, एक बिंदु पर, ठीक है। और सीकेंट यानी छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा, ये वृत्त को 2 पॉइंट पे टच करती है, कितने, 2 बिंदुओं पे टच करती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और एक वृत्त के अंदर से हम कितनी छेदक रेखाएं कितनी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक वृत्त पर समांतर रेखाएं सिर्फ 2 हो सकती है, जैसे हमने एक सर्कल बनाया, इस पे 2 पैरेलल लाइन हो सकती है, कितनी पैरेलल, समांतर रेखाएं, 2 समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। आपने कहा हम एक ऐसे खींच देंगे, लेकिन ये इन दोनों के समांतर नहीं हुई ना, पहले और इस दूसरी लाइन के,
ठीक है ना। तो सिर्फ हम दो समांतर लाइन खींच सकते हैं किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पर, हम कितनी, दो समांतर रेखाएं, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये हमेशा होते हैं ना, ये जो स्पर्श रेखा होती है वो केंद्र के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है ना। वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बाहर क्या है, एक पॉइंट पी है, इसने यहाँ स्पर्श रेखा, और ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई बाहरी पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे ओनली टू टेंजेंट यानी सिर्फ दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक ये, एक यहाँ टच हो रही, इसके अलावा हम बाहरी एक पॉइंट से कोई दूसरी लाइन नहीं खींच सकते। और ये जो होती है हमेशा बराबर होती हैं, क्या होती है, लाइनें हमेशा बराबर होती हैं। मान लीजिए एपी 5 सेंटीमीटर है तो बीपी ये भी 5 होगी, अगर 8 है तो ये दोनों ही 8 8 ही होगी सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बात कि ये जो केंद्र होता है, सेंटर होता है ओ, ठीक है, ये हमेशा स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, ठीक है, तो ये हमेशा कितने, 90 का बनाएगा। तो अब देखिए 90 ये 90 है तो इन दोनों का 180 हो गया, और यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है, देखिए सही से, चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज इन चार भुजाओं वाला क्वाड्रिलेटरल, जिसकी चारों साइड का सम कितना होता है, सम ऑफ और फोर साइड, ऑल फोर साइड्स कितना होगा अपने 360 डिग्री, ठीक है ना, कितना होगा 360 डिग्री। तो हमने कहा ये और ये दोनों मिला के 180 हो गए, पीछे इन दोनों का सम कितना बच गया, इन दोनों का योग रह गया पीछे 180 डिग्री, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमको ये दे दिया कि आप बताइए ये 100 है तो ये कितना होगा 80, बोल दे ये 80 है तो ये कितना होगा 100, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला देखते हैं अपने वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ वाले फॉर्मूले बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कहाँ लगाएं, क्या होता है, कैसे होता है, तो उसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले वृत्त की परिधि, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो होते हैं 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, ठीक है। फिर है वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। फिर है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सेक्टर, अब एरिया ऑफ सेक्टर होता है क्या, देखो ये बनाया, ठीक है, सर्कल एक अच्छा सा, अब इसमें क्या, ये सेंटर है अपना, ठीक है। अब बोला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या यानी रेडियस, ये जो यहाँ तक रेडियस आई है, इन्होंने जो जगह घेरी है ये वाला भाग, इसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड, जो त्रिज्या के द्वारा बनाया हुआ खंड, इसको हम बोलते हैं सेक्टर, तो इसको हम सेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका क्षेत्रफल जब भी निकालना हो हमको इसका, तो इसके लिए फॉर्मूला है अपने ये वाला, क्या, थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला किसका, जब हमको ये निकालनी हो चीज़, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। अगला अगर हमको चाप की लंबाई, अब चाप कौन सा है, देखो जैसे ये हमने सर्कल है अपना, वृत्त है, और ये अब यहाँ वाला जो है ना, कभी हमको ये लंबाई पूछ लेना, इसको कहते हैं चाप या आर्क कहते हैं, ठीक है ना, लेंथ ऑफ आर्क। जब ये निकालनी हो ना, देखिए ध्यान रखिए, जब एरिया होता है तो हमेशा स्क्वायर लगता है, और आर्क होता है तो हमेशा आर मतलब एक ही साइड लगती है। तो सर्कल के अंदर जब भी हमको ये पूछे चाप बताओ, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है ना, मतलब थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये वाला फॉर्मूला अपने को यूज करना है, ठीक है। अब आते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं सेगमेंट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड कैसा, मतलब टुकड़ा किसका होगा, वृत्त का होगा, ठीक है ना, मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है, ये सर्कल है अपना, ये हमने डॉट बनाया, ठीक है। अब यहाँ से रेडियस है अपनी इतनी, ठीक है, ये रेडियस। अब यहाँ से ऐसे आपने एक और लाइन खींच दी, अब ये जो भाग आया है ना, ये जो हिस्सा आया है ना, इसे हम कहते हैं वृत्तखंड या फिर कहते हैं सेगमेंट, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं सेगमेंट, ठीक है ना। अब ये जो सेगमेंट है इसका एरिया निकालना, तो कैसे निकालेंगे, हमने कहा अभी जो हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था उसे ऐसे पूरे इसका पूरे का निकाल दें, और फिर ये त्रिभुज है ना माइनस कर देंगे, यहाँ से ट्रायंगल एक माइनस कर देंगे, तो ये पीछे यही रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, जो ये था अपना, और उसमें से माइनस क्या करेंगे, ट्रायंगल अपना त्रिभुज। अब ध्यान दीजिए, अगर आप त्रिभुज माइनस कर लेते हैं तो त्रिभुज भी 3 प्रकार के हैं अपने पास, ठीक है, तीनों में से कौन सा लगाना वो भी अभी बात करेंगे, नहीं तो आप सीधा ये लगा सकते हैं, ठीक है ना, हर बार क्या, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस में क्या लिखा है, माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2
और कॉस थीटा बटे 2। ये लास्ट में क्या लिखा हो ध्यान से देखिएगा कि आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर थीटा बट्टे 2 और साइन और कॉस थीटा बट्टे 2, बस ये। और आगे अपने वही फॉर्मूला लगाया हमने, थीटा 360 और पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये लगाना अपने को, ठीक है ना। तो ये याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर मान लीजिए अपने यहाँ पे त्रिभुज है और मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, कौन सा समकोण त्रिभुज, तो ये सूत्र लगाया और माइनस क्या करेंगे 1/2 बी इंटू एच, ठीक है ना। अगर राइट एंगल हुआ तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, ठीक है। दूसरा, अगर समबाहु त्रिभुज हुआ जिनकी तीनों भुजाएं सेम हो, ठीक है ना, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, तो उसका करेंगे √3/4/a², ठीक है ना। अब एक विशेष मान लीजिए अपने को है ना ये दे दिया और आपको त्रिज्या खंड निकालना है, मतलब ये वाला निकालना है, और आपके पास क्या नहीं, थीटा की वैल्यू है ही नहीं, ये कोण कितना है ही नहीं, ठीक है ना। तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। तो क्या करेंगे 1/2 इंटू चाप की लंबाई, क्योंकि वहाँ पे आपको लेंथ ऑफ आर्क दे देगा, चाप की लंबाई दे देगा और त्रिज्या दे देंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपको बोल दिया जैसे ये है और इसके अंदर है ना आप ये पूरा एरिया निकालो, यहाँ पे आपको रेडियस दे दी 12 सेंटीमीटर और आर्क की लेंथ है वो मान लीजिए आपको दे दिया है 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ऐसा कुछ दे दिया आपको, ठीक है। तो आपको एरिया इसका निकालना होगा, तो ये वाला सूत्र लगाना फॉर्मूला, क्योंकि इसमें थीटा नहीं दे रखा है तो आप ये वाला लगाएंगे जिसमें आपको लगना 1/2 इंटू 12 इंटू 18, ठीक है ना, ऐसे करके आपको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। 12×108, क्योंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगला देखते हैं अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके फॉर्मूले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखते हैं इस पे सारे लिखे हुए हैं, अपने लिए जो यूजफुल है हम उनकी बात करते हैं, ठीक है ना। पहला कि आपसे सीधा क्यूबॉइड मतलब घनाभ का पृष्ठ क्षेत्र पूछ सकते हैं, जो ये सिंपल सा है जो आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से, 2LB + BH + HL, ठीक है ना। मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है ना। और घनाभ के वक्र पृष्ठ, वक्र का समझ लो, जब भी आपको ये इधर वाली साइड, ये इधर वाली साइड और जो एक पीछे साइड छिप रखी है, चारों का ही पूछा जाए तो हमेशा ये वाला लगाते हैं 2HL + B, ठीक है ना। और घनाभ का आयतन पूछे तो L इंटू बी इंटू एच, तीनों भुजाओं का गुणा कर लो, ठीक है ना, तो ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, जिसमें आपको घनाभ का विकर्ण निकालना हो तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि एक रूम है उसके अंदर यहाँ से यहाँ तक एक डंडा रखना है, तो कितना लंबा हम यहाँ पे डंडा रख सकते हैं, इतनी कितनी लंबी डंडी होगी जो यहाँ आराम से फिट आ जाएगी। तो ये क्या होता है अपने क्यूबॉइड का एक डायगोनल होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला आता है √L² + B² + H², ठीक है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है ना। फिर बात करते हैं अपने घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल चाहिए अपने इस क्यूबॉइड का, टोटल चाहिए तो होता है 6a², अगर 4 का चाहिए तो 4a², और अगर इसकी भुजाओं का यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब चाहिए कि इसमें कितना सामान आ सकता है, तो वो होता है a क्यूब, यानी a इंटू ए इंटू ए, जैसा उसमें अपने L इंटू बी इंटू एच था, इसमें अपने a इंटू ए इंटू ए, यानी भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने लंब वृत्तीय बेलन सिलेंडर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपको क्या चाहिए, पूरे का चाहिए, नीचे वाले दो, ठीक है, जो इससे होते हैं और बीच वाला सब चाहिए, तो ये फॉर्मूला है क्या, 2πr और r + h, ठीक है। अगर आपको इसका वक्र पृष्ठीय यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। कर्व्ड मतलब ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा है ना, खाली इसका चाहिए, ये सर्कल और ये नीचे वाला सर्कल दोनों नहीं चाहिए, तो हमेशा लगाओगे 2πrh, ठीक है। अगर वॉल्यूम चाहिए तो आप जानते हैं वॉल्यूम में हमेशा आयतन में अपने बेलन का आयतन πr²h, ठीक है ना। इसमें हमेशा जो अपने जो यूनिट होगी उस पर क्यूब लगेगा, और जो एरिया जो भी होगा उसमें हमेशा मीटर स्क्वायर लगेगा दोनों में, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर, और आयतन में हमेशा क्यूब लगता है, चाहे आयतन किसी का भी हो, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने शंकु यानी कोन, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी है, क्या कि अपने ये शंकु है ना, तो इसके अंदर इसको कहते हैं एल यानी तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट, ठीक है। और ये सीधा होता है, इसे सिर्फ एच से दिखाते हैं और ऊंचाई बोलते हैं, और ये नीचे एक वृत्त बनता है, ठीक है, जिसकी आर त्रिज्या है, ठीक है ना। तो अब इसके अनुसार टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन
यानी इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर और आर प्लस एल। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा है ना, इतना और इतना चाहिए, ठीक है, तो उसे कहते हैं पाई आर एल, क्योंकि पाई ये वाला हिस्सा जो मुड़ा हुआ है और अपने आर एल। ठीक है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर क्यू एच। ठीक है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अगला देखते हैं गोला यानी स्फेयर। ठीक है ना, इसका सिंपल सा है, हल्का सा एक बार नजर मार लीजिए भले। ठीक है ना, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। क्या 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने अर्ध गोला। मान लीजिए इसी को हमने आधा कर दिया, तो देखिए कैसे करना है कि अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये गोला जो ऐसे पूरा था ना, उसको काट दिया और आधा ले लिया। ठीक है ना, फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर और इसका आयतन होता है यानी वॉल्यूम हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, इसमें एक सिर्फ रेडियस यानी इसमें सिर्फ त्रिज्या होती है, ये ध्यान रखिएगा। अर्धगोले और गोले में सिर्फ त्रिज्या होती है, ऊंचाई वगैरह नहीं होती। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से तो क्वेश्चन मतलब बनने तय है, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन बनने तय हैं, छोटे तो आएंगे ही। ठीक है ना, मान लीजिए सबसे पहले सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मीन, मीन यानी होता है माध्य। ठीक है, माध्य निकालने का सूत्र क्या है, एक्स के ऊपर बार, यानी हो गया माध्य निकालना यानी मीन निकालना। तो आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ ऑल टर्म्स और नंबर ऑफ टर्म्स। मान लीजिए आपको बोल दिया 1 3 7 5 2 3, इन सभी का आप बताइए क्या मीन यानी माध्य बताओ। तो इन सबको जोड़ो और ये नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और 6 का भाग लगा दो, उससे हमेशा क्या आएगा, माध्य आएगा। अब इसमें कुछ मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि। उसके लिए ये फॉर्मूला लगाओ, क्या एक्स बार बराबर समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई। बस ये लिखिए, यहाँ पे आपको एफ आई और एक्स आई का गुणा करना पड़ता है, नीचे एफ आई का भाग देना पड़ता है। ठीक है, दूसरा अपने कल्पित माध्य यानी एज्यूम्ड मीन। ठीक है ना, उसका क्या होता है, जिसमें आप ए यानी कल्पित माध्य होता है जो आपने कल्पना की है, एज्यूम किया है, वो प्लस एफ आई इंटू डी आई अपॉन एफ आई। ठीक है ना, इसमें डी आई जो होता है ना वो क्या होता है एक्स आई, जो आपके पास ऑलरेडी होगा एक्स, जो एक्स होगा उसमें से ए माइनस करना है। ए कौन सा, जो आपने एज्यूम किया है यानी माना है, जिसको कल्पित माध्य माना, वो माइनस करेंगे तो अपने डी आ जाएगा। ठीक है, और अगला है पग विचलन विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, अच्छा ये तीन फॉर्मूले, तीनों में से आप कौन सा यूज करेंगे। तो देखिए अगर आपकी कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है, आपको लग रहा है बड़े बड़े उत्तर नहीं आ रहे, 200 400 से गुणा करने पे आ रहा है, तो आप इस पे और इसको ट्राई कर सकते हैं। छोटी वैल्यू तो ये लगाइए, मतलब सिंपल सा है, छोटी छोटी वैल्यू 10 20 15 ऐसे नंबर आ रहे हैं तो ये लगाइए, उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है तो ये लगाइए, नहीं तो आप ये वाला तीसरा फॉर्मूला ये इस्तेमाल करेंगे। अब बात है कि छोटी वैल्यू पता लग रही है लेकिन बड़ी और बड़ी में अंतर कैसे करें, तो आप हर बार ये इस्तेमाल कर लें तो भी कोई गलती नहीं, ये लगा दें तो भी कोई गलती नहीं। लेकिन अगर आपसे ये बोला है कि आप कल्पित माध्य यानी एज्यूम्ड मीन का इस्तेमाल करें तो ये लगाएं, इसने बोला है स्टेप डेविएशन यानी पग विचलन बोला तो ये करिए। ठीक है ना, तो आपको यहाँ तक सीमित रहना हर बार नॉर्मली। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने, और ये करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला है अपने माध्यक। ठीक है, अभी हमने माध्य देख लिया, अब माध्यक यानी मीडियन, ये कहता है एल प्लस एन बट्टे 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है ना, अब ये टर्मिनोलॉजी क्या होती है अपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता वगैरह, ये जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें सब आ जाएगा। ठीक है ना, फिर है बहुलक, बहुलक निकालना हो तो एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बट्टे 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, ये सूत्र आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, फिर इसमें एक लास्ट ये वाली बात कि अपने तीन माध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार बनता है। ठीक है ना, मतलब 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ठीक है ना, ये वाला ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि अपने जो लास्ट चैप्टर है उनमें से हल्का सा क्वेश्चन बनेगा, क्या कि प्रायिकता क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, और इनके लिए ये आपको ध्यान रख लेना है कि अगर कोई घटना होगी होगी तो 1 और नहीं होगी तो होगी 0। ठीक है, अगर कोई पक्का कोई इवेंट होना है, घटना होनी है तो होगा हमेशा 1, और अगर नहीं होना, असंभव है, इम्पॉसिबल इवेंट है, तो वो होगा 0। ठीक है, मतलब 0 और 1 के बीच में हमेशा आपकी ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, आनी चाहिए। ठीक है ना,
अब उसके बाद में ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, क्या, कि इन दोनों का सम हमेशा जोड़ेंगे, जो घटना होनी है और नहीं होनी है वो हमेशा उनका जोड़ हमेशा एक आएगा, ठीक है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो, जीरो और पीई यानी घटना होने का चांस, तो घटना होने का जो चांस है जीरो के बराबर भी हो सकता है, नीचे वाला ये जो साइन है ये बराबर दिखा रहा है और ये दिखा रहा है कि जीरो से बड़ा हो सकता है, तो सही बात है, ठीक है ना। जीरो से बराबर और बड़ा दोनों कंडीशन है, हो सकता है जीरो के बराबर भी और बड़ा भी। और ये क्या दिखाता है कि जो अपने वन है, वन के बराबर हो सकता है और वन से ये छोटा, देखो इधर लगा रखा है, इसका मतलब ये पी वन से छोटा हो सकता है और बराबर हो सकता है, लेकिन एक से कभी बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे बड़ा किसको, एक को दिखाया गया। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू में मतलब बहुवैकल्पिक प्रश्न में सीधा यहाँ से उठा के दे देंगे, इनको नंबर चेंज कर देंगे, कभी ये इधर कर देंगे, कभी इसको इधर कर देंगे, ठीक है ना, ऐसे करके दे सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये आपके बुक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और यहाँ से क्वेश्चन तो कहने का मतलब सीधा तो बनता ही बनता है, और क्वेश्चन तो बाकी इनके फॉर्मूले के बिना तो सॉल्व हो ही नहीं सकते। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो बताइएगा कि आपको इंग्लिश मीडियम में कंटेंट चाहिए तो तुरंत वो मिलेगा आपको, ठीक है ना। एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करने के लिए आपको बहुत बेहतरीन मेहनत करनी पड़ेगी। ब्लूप्रिंट के आधार पे जो बच्चे बैठे हैं उन्होंने पिछले 2 एग्जाम में देखा होगा, साइंस और एसएसटी, जिसमें वेरी कर जाते हैं क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन बदल रहे हैं, ठीक है ना। तो ब्लूप्रिंट को छोड़िए, पूरा अगर आपको अच्छे नंबर लाने ही हैं तो पूरा जो अपने चैनल पे वीडियो कंटेंट डाला जाता है उसको ध्यान से देखिए, ठीक है ना। आपके पेपर बहुत ही बेहतरीन होगा। और मैथ्स ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 आउट ऑफ 100 मतलब 100 में से 100 लाना सबसे आसान कार्य माना जाता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बाकी सब्जेक्ट में आपके 1-2 नंबर इधर हो सकता है उधर हो सकता है, लेकिन इसमें अगर आपने सही ढंग से पढ़ा है तो आप 100 में से 100 लाना बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले इसमें सबसे आसान होता है, ठीक है ना। और जिन बच्चों को मैथ्स मुश्किल लगती है उनके लिए अगर ये फॉर्मूले तैयार कर लेते हैं और जो क्वेश्चन डाले जाते हैं उनको 2-4 बार प्रैक्टिस करते हैं तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।